Good morning, students and my dear friends. Today is 30th of May 2023, Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्च गेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। Thought of the day is success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go। और मिंट ने आज अपने फ्रंट पेज पे 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस कवर करी हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 12 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेंसेक्स टॉप्स 63K ऑन यूएस डेट एकॉर्ड। तो कल इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें उछाल देखने को मिला। तो जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ने ही अपना रिकॉर्ड पॉइंट अचीव किया। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अप्रॉक्सीमेटली 63K के मार्क पर पहुंच गया है। तो जो कल यूएस डेट सीलिंग को लेकर के जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट एंड हाउस रिपब्लिकन्स, उसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट्स में, जिसकी वजह से जो इंडिया का बेंचमार्क इंडाइसेस है सेंसेक्स, वो अपने 63K के मार्क को क्रॉस कर गया ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग। और इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इंडिया ने अपनी पोजीशन फिर से रिक्लेम करी है। कौन सी पोजीशन रिक्लेम करी है? वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, जो कि जनवरी में फ्रांस ने इंडिया को ओवरकम करके अचीव कर ली थी। तो फाइनली इस एकम्प्लिशमेंट की वजह से, इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से इंडिया वापस से दोबारा से वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। तो जैसे ही एकॉर्ड, यूएस डेट सीलिंग एकॉर्ड साइन हुई, इसके बाद से इमीडिएटली जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें ये सेंटीमेंट है कि जो यूएस कांग्रेस वुड प्रॉम्प्टली रेक्टिफाई दिस एग्रीमेंट, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट थ्रू आउट द यूएस और अमंग द इन्वेस्टर्स जनरेट हुआ, जिसका इम्पैक्ट हमें ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिला। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का गेन रजिस्टर किया और सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 0.55% का गेन देखने को मिला। और अगर अब ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन की बात करें तो इंडिया का जो ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन था वो स्केल अप हो गया अप्रॉक्सीमेटली $3.3 ट्रिलियन ऑन मंडे, और जिसमें अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी की वजह से भी जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। अडानी ग्रुप जो कि 24 जनवरी के बाद से जिनके शेयर्स में कंटिन्यूसली हमें शॉर्ट सेलिंग देखने को मिली थी, फाइनली उसमें भी थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स में रिकवरी की वजह से और यूएस एकॉर्ड की वजह से मंडे को जो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस हैं उन्होंने एक सिग्निफिकेंट गेन रजिस्टर किया, एंड दिस इज द मोमेंटम सस्टेन्स पॉजिटिव वाइब्स ऑल अक्रॉस द इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। स्मॉल एयरपोर्ट सीज फुटफॉल राइज पोस्ट पैंडेमिक। सो फाइनली पैंडेमिक के बाद से जो स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं अब उनमें भी जो फुटफॉल है वो इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो एक ड्रामेटिक राइज देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन स्मॉलर एयरपोर्ट्स। और इसका रीज़न ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। गवर्नमेंट जो है वो हर एक सिटी को एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाह रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का भी फोकस है रीजनल कनेक्टिविटी को लेकर के। इसके अलावा पोस्ट पैंडेमिक जो ट्रैवल है वो इंक्रीज़ हुआ है। दिस इज़ द टाइम ऑफ वैकेशन इन लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से जो ट्रैवल और टूरिज्म है वो भी स्पीड अप हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट हमें जो स्मॉलर एयरपोर्ट्स हैं उनमें ट्रैफिक के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 18 यानी 2018 में, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 29 एयरपोर्ट्स थे विद एनुअल ट्रैफिक ऑफ अप टू 1 लाख पैसेंजर, और ये नंबर 23 में इंक्रीज होकर के अप्रॉक्सीमेटली 52 पहुंच गया है। तो जब 2018 में 29 एयरपोर्ट्स थे जो कि 2023 में इंक्रीज होकर के 52 नंबर में पहुंच गए हैं एज पर द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेटा, और जो फुटफॉल है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख तक पहुंच गया। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, उसका भी इम्पैक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में उड़ान बोलते हैं उस स्कीम को, तो उसका भी इम्पैक्ट रीजनल कनेक्टिविटी और पैसेंजर फुटफॉल पर देखने को मिल रहा है। जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं उनमें भी हमें जो पैसेंजर फुटफॉल है वो मल्टीपल फोल्ड या मल्टीपल टाइम इंक्रीज हुआ है। और अगर आप डिफरेंट रीजन्स में देखना चाहें, प्रयागराज हो गया, शिलोंग एयरपोर्ट हो गया, या जो अदर स्मॉलर एयरपोर्ट है दरभंगा, गया, हुबली, इन सब में जो फुटफॉल है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एज वेल एज
इंक्रीज इन ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। ONGC प्लान ₹1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट टू कट कार्बन एमिशन। तो ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन will spend approximately 1 trillion इन ग्रीन इनिशिएटिव। तो 2030 तक का टारगेट सेट किया है ONGC ने, और इस टारगेट में जो ONGC है वो अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो डिक्रीज करना चाहता है। कंपनी जो है अपना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो डिक्रीज करना चाहती है एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट्स टू अचीव द नेट जीरो एमिशन बाय 2038। और इसके लिए कंपनी ने ₹1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्लान किया है एज पर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONGC मिस्टर अरुण कुमार सिंह। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। HCL drags Atos to court on copyright infringement. So what is copyright? A copyright is a typical type of IPR, that is intellectual property, that gives its owner the exclusive right to copy, distribute, adapt, display, perform his or her creative work using different measures for a limited period of time, and that particular creative work may be any literary work, any artistic work, any educational or musical form of creative arts. तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि HCL ने एटॉस को कोर्ट में ड्रैग किया है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। इट मीन्स HCL का ये मानना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी ने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट किया है, और इंडिया में जो IPR लॉ का वॉयलेशन जो है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट या पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट जो होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो HCL टेक्नोलॉजीज ने एटॉस को US कोर्ट में स्यू किया है। और क्या एलिगेशन लगा है HCL ने? HCL हैज़ accused the French IT service company of copyright infringement on 2 of the 8 products it had bought from the IBM. IBM stands for International Business Machine. और इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली $132.4 मिलियन का डैमेज जो है वो HCL ने सीख किया है एटॉस से। तो टेक्सास में ये ज्यूरी ट्रायल के लिए केस फाइल किया गया है, जहां पर IBM के प्रोडक्ट्स को लेकर के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का वॉयलेशन का एलिगेशन किया है HCL ने। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एलिगेशन लगा है HCL ने एटॉस पर, और इतने अमाउंट का डैमेज सीख किया। सो लेट अस सी कि US कोर्ट जो है वो क्या डिसीजन देती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। GQG पम्प्स up to $500 million more into Adani Group's company। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था कि जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं, जो GQG PC है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया था कि वो अडानी ग्रुप में जो उनका शेयर है, जो उनका एक्सपोजर है, उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो अब GQG जो पार्टनर्स हैं, जिन्होंने मार्च के फर्स्ट वीक में अप्रॉक्सीमेटली $1.87 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अडानी ग्रुप में, उन्होंने दोबारा से ये जो इन्वेस्टमेंट है इंक्रीज़ किया है, और अप्रॉक्सीमेटली $330 मिलियन से लेकर के $530 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप की डिफरेंट कंपनीज में, जो कि पोर्ट से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी तक स्प्रेड हैं। तो GQG ने अपना जो एक्सपोजर है, मिस्टर राजीव जैन जो लेट कंपनी है, उसने अपना एक्सपोजर अडानी ग्रुप में इंक्रीज़ किया। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई वेटरन इन्वेस्टर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स है उस कंपनी के लिए वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड फंड IT हीट ऑन स्टार्टअप्स। तो कई सारे स्टार्टअप्स जिसमें यूनिकॉर्न्स भी इंक्लूड हैं, उनको टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नोटिस मिला है। क्यों नोटिस मिला है? क्योंकि ऐसा एंटिसिपेट किया है या टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा पाया है, टैक्स डिपार्टमेंट में दे हैव अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2021। तो इस ड्यूरेशन में कुछ यूनिकॉर्न्स ने, कुछ स्टार्टअप्स ने एक अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट किया है, जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, जिसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया है इन देयर टैक्स लायबिलिटीज़। तो उसी को लेकर के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 68 के तहत टैक्स डिपार्टमेंट ने इन स्टार्टअप्स को नोटिस दिया है। अब ये जो स्टार्टअप्स हैं ये कई सारे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कुछ फिनटेक हैं, कुछ एग्रीगेटर कंपनीज़ हैं, कुछ एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं। और उस नोटिस में सिंपली जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पूछा है कि आप अपने उस अनडिस्क्लोज अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट के सोर्स के बारे में बताइए, उसका नेचर बताइए, कहाँ से वो पैसा आया और कहाँ आपने इन्वेस्ट किया और क्यों किया इन्वेस्टमेंट। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दैट इज अंडर क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़।
हालांकि टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है ये भी टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो असरटेन नहीं कर पाया है। तो सेक्शन 68 जो एक्ट है इनकम टैक्स का, वो ये डील करता है कि कोई अनएक्सप्लेन फंड जो है वो क्रेडिट हुआ है जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी बुक्स में, और जिसका सोर्स जो है वो नहीं दिया हुआ है, प्रॉपरली सोर्स डिफाइन नहीं है। तो जितने स्टार्टअप्स हैं इनको अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ से ऊपर के जितने भी फंड रिसीव हुए हैं जिसका प्रॉपरली सोर्स डिफाइन नहीं किया गया है, उस पर सही तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कहाँ से वो पैसा आया, उसको लेकर के टैक्स अथॉरिटीज़ ने नोटिस सर्व किया है कई सारे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स को। तो बेसिकली दिस सेक्शन 68 डील्स विद द आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्दीनेस, जेन्यूननेस ऑफ द शेयर इशुएंस। और इन स्टार्टअप्स के अलावा कुछ मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनकी सब्सिडरी से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो उन्होंने अपनी पेरेंट फर्म से रिसीव किया है। तो कई सारे इश्यूज को लेकर के सेक्शन 68 के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन किया है, शो कॉज नोटिस दिया। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सो दीज आर द की पॉइंट्स। प्रॉबेबली जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो राउंड ट्रिपिंग एंटिसिपेट कर रहा है। सो लेट अस सी कि कब तक इसको लेकर के रिस्पॉन्स देते हैं स्टार्टअप्स। जब न्यूज़ आएगी तो हम उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेटल स्मॉलर डेट डिफॉल्ट्स वाया हेयर कट, सेंटर टेल्स पीएसपी। तो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं, डीआरटीज जिनको हम बोलते हैं, उन पर कई सारे डेट के जो एनपीएज हैं, डेट हैं, जो बैड डेट है, उनके कई सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं उन केसेस को टाइमली मैनर में डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डिसीजन लिया है, एक कुछ मेजर्स अनाउंस किए हैं, और उसके तहत फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको बोला है कि जो छोटे छोटे लोन डिफॉल्टर्स हैं, यानी जो छोटे छोटे लोन डिफॉल्ट्स हैं दो जिनका वैल्यूएशन 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में, यानी ऐसे लोन जो 20 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में हैं, उनको आप वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस मेथड के थ्रू सेटल कर लें। उन एनपीएस को ओटीएस मेथड के थ्रू सेटल कर लें बाय इनिशिएटिंग द नेगोशिएशन विद द डिफॉल्टर्स और द लोन टेकर्स, और जिससे कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें कम केसेस जो है उनका बर्डन जो है वो रिड्यूस हो। तो ऑलरेडी जो पेंडिंग केसेस हैं उनके लिए भी और जो नए केसेस आ रहे हैं उनके लिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो छोटे छोटे लोन डिफॉल्टर्स हैं उनसे आप खुद बात करके बायलैटरली इस पर्टिकुलर लोन डिफॉल्ट को सेटल करें। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये बैंक जो हैं वो सीरियसली या प्रॉपरली इफेक्टिव मैनर में इस मेजर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये मेजर जो है दिस मूव विल हेल्प टू रिड्यूस द केसेस ऑन डीआरटीज सिग्निफिकेंटली। अप्रॉक्सीमेटली 72 से 74% जो पेंडिंग केसेस हैं डीआरटीज पर वो उनका बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि जो डीआरटीज पे जो केसेस हैं, जो डीआरटीज जो केसेस सुन रही हैं उसमें से 75% केसेस जो है वो स्मॉल डिफॉल्टर्स के ही हैं। बड़े बड़े जो केसेस हैं, बड़े बड़े लोन अमाउंट के जो केसेस हैं वो केवल 25 से 26% तक की हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है डीआरटीज का, जो मेजर सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के जितने भी अमाउंट के डिफॉल्टर्स हैं उनको आप बायलैटरली वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू उन लोन डिफॉल्ट्स को सेटल कर लीजिए, जिससे कि डीआरटीज का बर्डन कम हो। अब बात करें हम डीआरटीज जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स है उनके पास कितने केसेस पेंडिंग हैं। तो लोकसभा में जो डेटा अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग फरवरी 2023 तक, यानी इस साल फरवरी तक अप्रॉक्सीमेटली 1,58,000 जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं डीआरटीज के पास, डिफरेंट डीआरटीज के पास। तो जो अमाउंट हम देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट पेंडिंग केसेस जो है वो ह्यूज हैं। और अगर हम देखें कि इन द 5 years ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं डीआरटीज ने, तो अप्रॉक्सीमेटली 1,10,498 केसेस जो हैं वो डीआरटीज ने डिस्पोज ऑफ किए हैं, जिनका वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेटली 4.43 ट्रिलियन था, जिसको डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फाइल किया था। तो जो डीआरटीज हैं इनको रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक करप्सी एक्ट RBDs एक्ट 1993 के तहत इनको टारगेट दिया गया है कि बैंक के और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करें। तो एक काम भी बहुत कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई फाइनेंस मिनिस्ट्री इज टेकिंग दिस मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ DRT। सो दिस इज़ अ सीलिंग ऑफ डील
कितने केस डिस्पोज ऑफ हुए हैं, कितना अमाउंट रिकवर हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 20 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। और हम देख सकते हैं कि 22 में एक सिग्निफिकेंट नंबर में रिकवरी हुई है, हालांकि अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो केसेस का पेंडिंग है और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अब इस मेजर को इंप्लीमेंट करना चाह रही है। अब देख लेते हैं आज का नंबर 6, दैट इज ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। FDI इक्विटी इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 23 कॉन्ट्रैक्ट्स 22% टू $46 बिलियन। तो ये फाइनेंशियल ईयर 23 का FDI का डेटा दिया हुआ है। FDI इनफ्लो होता है, FDI आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो मीन्स कंट्री के बाहर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है, मतलब कंट्री के बाहर जो इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, और इनफ्लो मीन्स जो फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उसे FDI इनफ्लो बोलते हैं। तो दिस इज द डेटा अबाउट FDI इक्विटी इनफ्लो इन फाइनेंशियल ईयर 23, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें इंडिया में देखने को मिला। एंड एज पर द रीसेंट डेटा, the foreign direct investment declined over a fifth to $46.03 billion in 22 or 23. So because of the global uncertainties, because of the microeconomic challenges, recessionary conditions, inflation, expansionary monetary policy, recessionary trends in lot of developed economies, there is a significant decline in case of FDI that we can see. तो इन सारे रीजन, हाई इन्फ्लेशन, contractionary monetary policy, recessionary trends in most of the US और वेस्टर्न इकोनॉमीज, जिसकी वजह से जो FDI का इनफ्लो है इंडियन इकोनॉमी में वो डिक्लाइन हुआ। FDI का इनफ्लो मीन्स जो FDI आता था पहले, जो पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल जो FDI इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो डिक्लाइन हुआ है। अगर हम टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, विच इंक्लूड इक्विटी कैपिटल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल, उसमें हमें 16% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली $70.97 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल ईयर 23 में देखने को मिला एज पर द DPPIIT डेटा, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डेटा के अकॉर्डिंग जो FDI फ्लो है वो डिक्रीज हुआ है 16% तक का इन टर्म्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर कैपिटल। और अगर 22 का डेटा देखें तो 22 में जो FDI इनफ्लो था वो अप्रॉक्सीमेटली 84.83 था। तो 84.83 से रिड्यूस होकर के ये इन्वेस्टमेंट 70.97 बिलियन तक पहुंच गया है। और रीज़न सीधे यही है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, रिसेशनरी कंडीशंस, इन्फ्लेशन, अनसर्टनिटीज़, बैंकिंग क्राइसिस का इम्पैक्ट रहा वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में, जिसकी वजह से इंडिया में जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो इम्पैक्ट हुआ है। और अगर टॉप इन्वेस्टिंग कंट्रीज़ की बात करें जहाँ से हमें FDI इक्विटी इनफ्लो आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें सिंगापुर से देखने को मिला, फॉलोड बाय मॉरिशस, US, UAE, नीदरलैंड, UK एंड जर्मनी। तो ये टॉप 10 इन्वेस्टिंग कंट्रीज थे जिनका FDI इंडिया में आया। सो दिस इज द स्टेटस चेक अमाउंट ऑफ FDI इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर के 23 तक का डेटा दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। हम देख सकते हैं कि 20 में इंक्रीज हुआ, 21 में इंक्रीज हुआ और 22 और 23 में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है FDI इनफ्लो में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिस्पाइट RBI रेड फ्लैग, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जस्ट अ क्लिक अवे। तो कई सारे अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अभी भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका डोमिसाइल जो है वो ओवरसीज़ है। डोमिसाइल ओवरसीज़ है, इसका मतलब कि वो रजिस्टर्ड है किसी और कंट्री में और इंडिया में वो अनऑथराइज्ड मैनर में ट्रेडिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सॉल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं। और रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने कुछ एप्लीकेशंस की लिस्ट भी जारी करी थी, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो इंटरमीडियरीज हैं उनको बोला था कि इन पर्टिकुलर जो एप्लीकेशंस के डाउनलोड को बैन कर दिया जाए डिफरेंट ऐप स्टोर्स में। लेकिन इस पर्टिकुलर डायरेक्टिव्स के बाद भी बहुत सारे अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में ETPs भी बोलते हैं, वो अभी भी इंडिया के जो ऐप स्टोर्स हैं उनमें डाउनलोड के लिए अवेलेबल हैं। अप्रॉक्सीमेटली 48 ऐसे प्लेटफॉर्म्स या ETPs जो थे वो RBI ने आइडेंटिफाई किए थे और RBI ने क्लियरली अलर्ट लिस्ट जो थी वो जारी करी थी। और RBI ने बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज
किसी भी तरह के फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन एक्सचेंज में डील को ये ऐप जो है वो उसके लिए वो ये ऐप्स अनऑथराइज्ड है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको हम फेमा बोलते हैं, फेमा 1999 के तहत इन सारे ऐप्स को आरबीआई बैन करती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी ये ऐप जो हैं वो ऐप प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं डाउनलोड के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। दास कॉशंस बैंक बोर्ड्स अगेंस्ट लोन एवरग्रीनिंग। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए एक टर्म समझना पड़ेगा हमें, लोन एवरग्रीनिंग। ये हालांकि ये खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज दिस लोन एवरग्रीनिंग और एवरग्रीनिंग ऑफ लोन? तो अगर हम बात करें दिस एवरग्रीनिंग ऑफ लोन इज बेसिकली अ टर्म in which banks, it may be public sector banks or any commercial banks that tries to revive the loan that is on the verge of default by granting further loans on a same borrower। तो ऐसे कुछ लोन्स जो कि डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे हैं, या हमें पता है वो डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, 90 दिन से उनका कोई पेमेंट, रीपेमेंट या प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं आया है, तो ऐसे बोरोवर्स को दोबारा से लोन दे देना ताकि वो अपना पहले वाला लोन चुका पाए। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। Or recently, a group of whistleblowers has written to Reserve Bank of India and they have addressed this concern over the poor corporate governance in different banks, जिसमें IndusInd बैंक का भी नाम आया था। ऑल्दो IndusInd बैंक ने कई सारे लेंडर्स ने इस पर्टिकुलर एवरग्रीनिंग प्रोसेस के लिए जो वो मना किया था कि उन्होंने कहा था कि हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन मोर और लेस कई सारे बैंक जो है एक्चुअली में एवरग्रीनिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हैं जस्ट टू शेप देयर बुक्स, की बुक्स जो है इनकी वो अच्छी दिखें, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो बुक्स हैं, जो उनके अकाउंट बुक्स हैं वो अच्छी दिखें। इसलिए कई बार बैंक जो हैं वो लोन एवरग्रीनिंग करते हैं कि ऑलरेडी डिफॉल्ट लोन को और ज़्यादा, सेम बोरोवर्स को और ज़्यादा लोन दे देना जस्ट टू इंक्रीज देयर रीपेमेंट टाइम। तो उसी को लेकर के जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने मंडे को पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कॉशियस किया है। उन्होंने बोला है कि बैंक्स जिस तरीके से एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, एक लूज फॉर्म में या बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्म में लोन दे रहे हैं और लोन की एवरग्रीनिंग कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट और हैम्पर देयर फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन। और उसको लेकर के मिस्टर दास ने बोला है बैंक्स को दैट दे शुड नॉट अलाउ एनी गैप इन गवर्नेंस टू क्रीप इन। तो जो पीएसबीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो बोर्ड मेंबर्स थे उनको एड्रेस करते हुए जो मिस्टर दास हैं उन्होंने बोला कि बैंक्स आर एक्चुअली अडॉप्टिंग सम इनोवेटिव वेज टू कंसील द स्टेटस ऑफ देयर लोन्स। मतलब एवरग्रीनिंग करने कई सारे और इनोवेटिव वेज अडॉप्ट कर रहे हैं एवरग्रीनिंग के लिए, जैसे कि उनको पकड़ा ना जा सके और उनकी जो अकाउंटिंग बुक है वो अच्छी दिखे। बट दिस इज़ नॉट अ गुड सीन, दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर मेजर, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बैंक्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को हैम्पर करेंगी। इसके अलावा जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाए कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है बैंक्स में। कुछ लोन डिफॉल्टर्स को बैंक ऑलरेडी अगेन एंड अगेन लोन प्रोवाइड कर रही है जस्ट फॉर एवरग्रीनिंग। तो कई सारे इश्यूज को लेकर के जो मिस्टर दास हैं उन्होंने बैंक्स को टारगेट किया, बैंक्स को डायरेक्टिव दिए कि इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की माल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बैंक्स में के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक गैप क्रिएट कर देंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रिसेशन इन जर्मनी मे हिट इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एक्सपोर्ट। हम सभी जानते हैं जर्मनी जो है वो रिसेशनरी कंडीशंस को फेस कर रहा है। अब जर्मनी रिसेशनरी कंडीशंस को फेस कर रहा है तो इस इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में हम इस बात से कभी इतर नहीं कर सकते कि हमारा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? जर्मनी जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी एक्सपोर्ट में एक हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और रिसेंटली जर्मनी में टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट का और मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट जो इंडिया का वो इंक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ द सो मच फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, जर्मनी गवर्नमेंट ऑन दिस सेगमेंट। और अगर हम 2018 और 19 की बात करें तो एक्सपोर्ट, हमारा जो एक्सपोर्ट टू जर्मनी होता था वो 14% तक इंक्रीज हुआ था कंपेयर टू 5% राइज इन इम्पोर्ट फ्रॉम द EU कंट्रीज़। और जिसकी वजह से अब चूँकि जर्मनी में रिसेशन आ रहा है, रिसेशनरी कंडीशंस आ गई, तो जिसका इम्पैक्ट डिमांड पर देखने को मिलेगा। डिमांड नहीं होगी प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो इम्पैक्ट करेगा। और ऐसा कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी एक्सपोर्ट के अलावा केमिकल
जो सेगमेंट है इंडिया का वो भी इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया का जो केमिकल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट जो अभी तक जर्मनी में जाता था और रिसेंट कुछ टाइम में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी हो रहा था, वो अब इम्पैक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द रिसेशन इन जर्मनी। एंड दिस इज द infographics, you can just have the glimpse of it. Export that has increased faster than import from since pandemic. पैंडमिक में जितना हमारा इंपोर्ट इंक्रीज़ हुआ था उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो रहा था जर्मनी में। और जो कौन कौन से जो मेजर कंपोनेंट हैं या जो मेजर सेगमेंट है जहाँ से हम जिस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते थे, तो इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रेडीमेड कॉटन गारमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री मशीनरी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट डेटा पर पड़ेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स टू 6.8% इन Q4 गवर्नमेंट डेटा। तो रिसेंटली जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS जो है वो अभी रिसेंटली NSO ने रिलीज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में 6.8% तक डिक्लाइन कर गया है, जो पिछले 4 सालों का अपना सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 7.2% रेट पे स्टैग्नेंट था अक्टूबर और दिसंबर क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फाइनली रिड्यूस हुआ है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग मैन एंड वुमेन की बात करें तो मैन के केस में इट इज़ 6% एंड वुमेन के केस में इट इज़ 9.2% रिस्पेक्टिवली। और दोनों ही सेगमेंट में ये डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। और अप्रैल और जून क्वार्टर 20 यानी जून 21 से कंटिन्यूअस जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, अपने 4 सालों के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया एज पर द NSA डेटा। माइंडेड स्टूडेंट, दिस इज गवर्नमेंट डेटा, प्रोबेबली जो प्राइवेट डेटा होगा हो सकता है वो इससे थोड़ा सा डिफर करे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।